तो हेलो बच्चों, हमारे चैनल एजुकेशन बाय गीता में आपका स्वागत है। तो बच्चों, हम 6 क्लास की हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 8 पढ़ेंगे। मौर्योत्तर काल में भारत की स्थिति व विदेशियों से संपर्क, किस प्रकार की स्थिति थी और विदेशियों से संपर्क किस प्रकार के थे। तो चलिए हम चैप्टर को पढ़ते हैं। हम अपने परिचितों, रिश्तेदारों आदि के घर जाते हैं। प्रायः हम इन से रहन सहन और तरीके, भोजन आदि संबंधी अच्छी बातें सीख लेते हैं। इसी प्रकार एक देश से दूसरे देश को जाने वाले लोग भी एक दूसरे से बहुत कुछ सीख लेते हैं। भारत में भी जब विदेशी लोग आए और यहाँ शासन किया, तब उन्होंने हमसे बहुत सी बातें सीखी। मौर्यों के बाद लगभग 200 ईसा पूर्व से जो काल आरंभ होता है, उसमें अधिकतर छोटे छोटे राज्य हुए। पूर्वी भारत, मध्य भारत और दक्षिण भारत में मौर्यों के स्थान पर कई स्थानीय ब्राह्मण शासक सत्ता में आए, जैसे शुंग, कर्ण और सातवाहन। इसमें सातवाहन आंध्र सबसे अधिक प्रसिद्ध हुए। अब देखेंगे शुंग वंश। शुंग वंश मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद इसके मध्य भाग की सत्ता शुंग वंश के हाथों में आ गई। शुंग उज्जैन प्रदेश के निवासी थे तथा इनके पूर्वज मौर्यों की सेवा में थे। इस वंश का संस्थापक पुष्यमित्र शुंग था, जो अंतिम मौर्य सम्राट बृहदत्त का सेनापति था। कर्ण वंश का अंतिम शुंग शासक देवभूत की हत्या उसके सचिव वसुदेव ने की तथा 75 ईसा पूर्व में कर्ण वंश की नींव रखी। इसमें केवल 4 शासक ही हुए। वसुदेव हुए, भूमिमित्र हुआ, नारायण व सुदर्शन। अंतिम शासक सुशर्मन की हत्या 30 ईसा पूर्व में सिमुक द्वारा कर दी गई थी। फिर आता है सातवाहन वंश, लगभग 30 ईसा पूर्व से 203 ईसा पूर्व तक। इस वंश का संस्थापक सिमुक था। उसके उत्तराधिकारियों ने अपने पराक्रम से एक विशाल राज्य की स्थापना की। इसके शासकों ने अभिलेखों एवं सिक्कों में अपने नाम के साथ अपनी माता का नाम भी अंकित करवाया था। इस वंश का संस्थापक कौन था? सिमुक था। जो उत्तराधिकारियों ने अपने पराक्रम में विशाल राज्य की स्थापना की, इसके सिक्कों में, अभिलेखों में अपनी माता का नाम भी अंकित करवाया था। इस वंश के शासक वैदिक धर्म के अनुयायी थे। इन्होंने सभी धर्मों के प्रति समान दृष्टिकोण अपनाया। बौद्ध भिक्षुओं को भी भूमि तथा ग्राम दान में दिए। इसी समय पत्थर की ठोस चट्टानों को काटकर चैत्यों और विहारों का निर्माण हुआ। इसमें कार्ले का चैत्य मंडप प्रसिद्ध है। चैत्य बौद्ध धर्म के प्रार्थना स्थल होते हैं। फिर देखेंगे पश्चिमोत्तर भारत। पश्चिमोत्तर भारत में भी मौर्यों के स्थान पर एशिया, मध्य एशिया और चीन से आए कई विदेशी राजवंशों ने अपना शासन जमाया, जैसे हिंद, यूनानी, शक, पल्लव और कुषाण आए। कुषाण सबसे अधिक विख्यात हिंद यूनानी शासक मिनांडर हुआ। वह मिलिंद नाम से भी जाना जाता था। उसकी राजधानी पंजाब में शाकल, आधुनिक सियालकोट थी। कौन सबसे विख्यात हुआ इसमें? हिंद यूनानी शासक मिनांडर। यूनानियों के बाद शक आए। शक शासकों में रुद्रदामन प्रथम सबसे अधिक विख्यात हुआ। कौन शक आए? शक में सबसे प्रथम शासक कौन था? रुद्रदामन, जो सबसे अधिक विख्यात शासक था। शक के बाद पल्लव आए। पार्थियाई ईरान से भारत में आए। वे शकों की तरह भारतीय राजतंत्र और समाज के अभिन्न अंग बन गए। पल्लवों के बाद कुषाण आए। कुषाण शासकों में कनिष्क प्रथम सर्वाधिक विख्यात शासक हुआ। कुषाण में कौन हुआ? कनिष्क सर्वप्रथम विख्यात हुआ। वह इतिहास में 2 कारणों से प्रसिद्ध हुआ। पहला, उसने 78 ईसा पूर्व में एक संवत चलाया, जो शक संवत कहलाता है और भारत सरकार द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। दूसरा, उसने बौद्ध धर्म को अपनाकर कश्मीर में चौथी बौद्ध संगीत को भी आयोजित करवाया था। पारस्परिक आदान प्रदान।
कैसे होती थी। तकनीकी भारतीयों ने हिंद यूनानी व कुषाणों से सोना व चांदी को पिलाकर सिक्के बनाने का नया तरीका सीखा। यह विधि पूर्व प्रचलित चांदी की चादर के कटे हुए टुकड़े में लगे ठप्पों के सिक्कों से अधिक सुंदर व स्पष्ट थी। इन सिक्कों में राजाओं की चित्र व लिपि बहुत ही सुंदर व स्पष्ट थी। ये कुषाणकालीन सोने के सिक्के हैं। ये चांदी से निर्मित यूनानी सिक्का है। पहनावा शक व कुषाण पगड़ी, कुर्ती पजामा, लंबे जूते, भारी लंबे कोट, शेरवानी को प्रचलन में लाए। व्यापार किस प्रकार के व्यापार थे, कहाँ कहाँ से व्यापार थे। मध्य एशिया व रोमन साम्राज्य से संपर्क होने से भारी मात्रा में सोना प्राप्त हुआ। कांच के बने बर्तन को बनाने की तकनीकी में भी प्रगति हुई। इस काल में नगरीकरण चोटी पर पहुंच गया था। कनिष्क ने तक्षशिला पुरुषपुर नगर का सुंदरीकरण किया और कश्मीर में कनिष्कपुर नगर आधुनिक कांचीपुर श्रीनगर के पास बसाया। कुषाणों ने चीन से मध्य एशिया होते हुए रोमन साम्राज्य को जाने वाले प्रख्यात रेशम मार्ग पर नियंत्रण कर लिया था, जिससे भारतीय व्यापार के लिए नए अवसर मिले और भारतीय व्यापार में वृद्धि हुई। विज्ञान और प्रौद्योगिकी हिंद यूनानियों के संपर्क से खगोल एवं ज्योतिष शास्त्र में प्रगति हुई। सप्ताह के हर दिन को सूर्य, चंद्रमा एवं अन्य ग्रहों के नाम से पुकारते हैं, जैसे रवि, सोम, मंगल, शनि। यह हमने यूनानियों से सीखा। यूनानी औषधि पद्धति के विषय में भी जानकारी हुई। कनिष्क के समय चरक नामक चिकित्सक हुए। इन्होंने चरक संहिता नाम की एक पुस्तक लिखी, जिसमें लगभग 600 से ज़्यादा औषधियों के बारे में लिखा है। यह संहिता निर्देश देती है कि चिकित्सक को अपने मरीजों से विश्वासघात नहीं करना चाहिए। मूर्तिकला अब मूर्तिकला कैसी थी उसके बारे में जानेंगे। कुषाण काल की कला के दो प्रमुख केंद्र हैं, मथुरा एवं गांधार। माना जाता है कि बुद्ध की प्रतिमा की कल्पना एवं निर्माण सर्वप्रथम गांधार मूर्ति शैली के मूर्तिकारों द्वारा की गई। इन मूर्तियों में बुद्ध को आध्यात्मिक मुद्रा एवं लहराते बालों के साथ सर पर जटा या उभार को दिखाया गया है। इस शैली की मूर्तियों में स्लेटी या नीली धूसर बलुआ पत्थर का प्रयोग किया जाता है। मथुरा मूर्ति शैली के मूर्तिकारों द्वारा निर्मित बुद्ध की पद्मासन में बैठी हुई मूर्ति प्राप्त हुई। सिर से पीछे प्रभामंडल है तथा चेहरे पर प्रसन्नता का भाव। ये मूर्तियाँ लाल बलुआ पत्थर में बनाई गई हैं। ये जैसे गांधार शैली की मूर्ति है और ये मथुरा शैली की मूर्ति है जो पाई गई है। राज्य व्यवस्था कैसी थी। राजा के देवदत्त की भावना की प्रणाली शकों एवं कुषाणों से प्राप्त हुई। शाही की अवधारणा कुषाणों की देन है। उन्होंने भारत में से क्या सीखा। विदेशियों ने भारत से क्या सीखा। विदेश से आए आक्रमणकारियों ने इस देश की संस्कृति को आत्मसात कर लिया। यहाँ के धर्म एवं संस्कृति से वे अत्यधिक प्रभावित हुए। भारत में विदेशी प्रभाव में से एक मिलीजुली संस्कृति का विकास हुआ। चीन ने बौद्ध चित्रकला भारत से सीखी। भारतीय संस्कृति एवं अन्य देशों की संस्कृतियों को मिला लेने की अपूर्व क्षमता रही है। यही कारण है कि विदेशी आक्रमणकारी भी भारतीय समाज के अभिन्न अंग बन गए। भारतीय संस्कृति में सहिष्णुता, सामाजिक मेलजोल, लचीलापन, उदारवादिता व वसुधैव कुटुंबकम, पृथ्वी के सभी निवासी एक ही परिवार के सदस्य हैं, को ये आदर्श माना गया है। इस कारण यह संस्कृति आज भी विद्यमान है, जबकि अन्य समकालीन प्राचीन सभ्यताएं जैसे मेसोपोटामिया, मिस्र, यूनान एवं रोम विलुप्त हो चुके हैं और उनके भौतिक अवशेष ही बचे हैं। और भी जानो, देखते हैं और भी इसमें क्या है। सबसे पहले भारत में सोने का सिक्का कुषाण शासक बिम कैडफिसस ने जारी किए।
कुषाण राजाओं ने उच्च कोटि की स्वर्ण मुद्राएं जारी की। इसी समय बौद्ध धर्म दो संप्रदायों में बट गया, हीनयान और महायान। कनिष्क महायान संरक्षक था। तो बच्चों अब चैप्टर ख़त्म हो गया। अब इसकी एक्सरसाइज को पूरा करेंगे। सही गलत और निशान लगाना इसमें। तो इसमें देखेंगे कार्ले का चैत्य मंडप कुषाणों ने बनवाया था, तो ये गलत है। मिनांडर शक शासक था, तो ये भी गलत है। भारत में सोने के सिक्के सबसे पहले कुषाण राजा ने चलाए थे, तो ये सही है। मथुरा एवं गांधार कुषाण की काल की कला का प्रमुख केंद्र थे, तो ये भी सही है। अब इसमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। देखेंगे तो पहला है सातवाहन वंश के संस्थापक किस धर्म के अनुयायी थे, तो ये किसके थे? वैदिक धर्म के। ये वैदिक के थे। कनिष्क ने कौन सा संवत चलाया था? तो कनिष्क ने शक संवत चलाया था। कर्ण वंश के संस्थापक कौन थे? तो वसुदेव थे। शक शासकों में सबसे अधिक विख्यात शासक था, तो रुद्रदामन था सबसे। तो बच्चों ये हमारा चैप्टर ख़त्म हुआ। आपको वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।